जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 84। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट दी गई थी आपको क्वेश्चन 4 था चैप्टर 8 का, ऐसा ही है। एग्जाम चीट शीट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कल हमने डिस्कस किया था, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आज का कंसेप्ट होगा हमारा काइंड्स ऑफ डैमेजेस और कंपनसेशन। आज क्विज नहीं है, मेंटी क्विज नहीं है, ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था ना। माइंड मैप आपको शेयर किया गया था कल रात में शेयर, शाम में शेयर कर दिया गया था। कितने स्टूडेंट्स ने क्लास में आने से पहले माइंड मैप ड्रा किया है आज के लेक्चर का? शाबाश, चलिए। और होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया है सर? कल के लेक्चर की होम असाइनमेंट कम लोगों ने की है। क्यों होम असाइनमेंट क्यों नहीं की? क्यों होम असाइनमेंट क्यों नहीं? अच्छा, की हुई है। कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट की हुई है? जरा दोबारा हाथ पे। हाँ, क्यों नहीं की भैया? होम असाइनमेंट क्यों नहीं की? टेस्ट था। कौन सा टेस्ट? आज है टर्म टेस्ट। ओके, चलिए ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लेकिन याद रखें, मंडे से आपकी असाइनमेंट की सख्ती फिर से दोबारा शुरू हो जानी है, ठीक है। इस वीक में थोड़ा रिलैक्स रखा गया था आपको टर्म टेस्ट की वजह से। आज आखिरी दिन है, मंडे से आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना, असाइनमेंट रेगुलरली करनी है जैसे पहले करते थे। 4A डिस्कशन करें, स्टार्ट। कह रहा है पार्ट ए, इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन स्टेट द कंडीशन एज स्पेसिफाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 which must be fulfilled to make a binding contract। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, रिक्वायरमेंट के ऊपर जरा गौर कीजिए। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है कि मुझे बताइए कौन सी कंडीशन पूरी करेंगे तो ये बाइंडिंग हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। वो कंडीशन बताइए, कौन सी कंडीशन पूरी करेंगे। इसका मतलब है हमने आंसर में ये नहीं बताना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वाइड के वाइडेबल, बल्कि आंसर में क्या बताना है? कंडीशंस। कंडीशंस को अंडरलाइन कर लें और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को भी अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये हमें बताता है कि ये कंपनी लॉ वाले पोर्शन का क्वेश्चन है या कि बिजनेस। कह रहा है पार्ट 1, इन फरवरी 2014 राहिल प्रॉमिस टू पे ₹300,000 टू समीर अगेंस्ट ए डेट ऑफ ₹500,000 व्हिच वाज ड्यू फॉर पेमेंट इन मार्च 2010। जी बताइए, ये कौन सा वाला कंसेप्ट है? और भाई कौन सा कंसेप्ट है ये टाइम बार डेट वाला कंसेप्ट है। कैसे पता चला टाइम बार डेट वाला कंसेप्ट है? 2010 में लिया, 2014, 4 साल गुजर गए हैं तकरीबन, तो ये तो 3 साल बाद ही टाइम बार्ड हो जाता है। कंडीशन बताइए कि कब ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कंडीशन बताएं मेरे भाई, आप बताएं ये कब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पेमेंट करनी है टाइम बार डेट की, किन कंडीशन में बाइंडिंग होता है? क्यों नहीं याद की कंडीशंस? कुछ समझे भाई, आप सीए कर रहे हैं, समझे इस बात को। आप नहीं समझ ही नहीं पा रहे, बताइए। कंडीशन रिकवरेबल ना, अमाउंट रिकवरेबल ना हो अंडर, यानी बार्ड होगी, टाइम बार्ड होगी अंडर लॉ ऑफ लिमिटेशन, रिटर्न हो और साइंड हो बाय प्रोमिसर आर हिज एजेंट। ये 3 कंडीशन ही थी, कोई और कंडीशन तो नहीं थी। ये 3 कंडीशन पूरी करेंगे तो फिर टाइम बार्ड डेट को रिकवर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। डन। नेक्स्ट पार्ट 2, Shazia promised to pay ₹100,000 to her brother Rauf on account of his university fee for 3 years। शाजिया ने अपने भाई रऊफ से वादा किया कि उसकी 3 साल की यूनिवर्सिटी फीस पे करेगी ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल, ऑन अकाउंट ऑफ, सॉरी, हाँ, ये कंसेप्ट कौन सा आया? किस लफ्ज से पता चला नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? ब्रदर से, ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कंडीशंस थी, ठीक है। ये कंडीशन मुझे बताएंगे मेरे भाई, एंड पे चुपके से बैठे। हाँ जी, आप बताएं मेरे भाई, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कंडीशन कैसे इन्फोर्सेबल है? नो रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप। ओके, बस हो गया खत्म ला। ये हाल है। हाइब्रिड क्लास में
फ्रंट बेंच पे जो भाई बैठे हुए हैं, हाइब्रिड क्लास में हमारे कोई भाई हैं, स्टाफ है हमारा कोई हाइब्रिड क्लास में कि नहीं है? अच्छा वो बैठे ही हुए हैं, हाँ ठीक, ओके उठ गए आप, ठीक ठीक है, गुड गुड, रुक गए हैं, उन्होंने आगे आना है, मजीद आगे आना है, एंड तक पहुंचना है। हाँ जी ये हाँ जी जी भाई, क्लोज रिलेटिव हो, शाबाश। एग्रीमेंट नेचर लव एंड अफेक्शन की बेस पे हो, शाबाश। एग्रीमेंट रिटन हो और रजिस्टर्ड हो, बेहतरीन बेहतरीन। तो ये 4 कंडीशन पूरी करेंगे तो ये अमाउंट रिकवरेबल हो सकती है, और अगर नहीं किया तो अमाउंट रिकवर, क्या रजिस्टर्ड होना है इसका? एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ओके ओके चलिए। वो गिफ्ट की क्या कंडीशन थी? गिफ्ट की ट्रांसफर्ड हो, रिटर्न हो और रजिस्टर्ड हो, उसमें भी रजिस्टर्ड की शर्त थी। ओके। बी, माया पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हर नेबर वसी टू अवॉइड डिस्कनेक्शन, लेटर शी क्लेम्ड द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम वसी, एक्सप्लेन वेदर माया इज एंटाइटल्ड फॉर द क्लेम। बताए क्या? अब यहां पे उसने सवाल कंडीशन का नहीं पूछा, क्या पूछा है? हाँ, क्लेम करने के लिए इंटाइटल्ड है कि नहीं, क्लेम कर सकती है कि नहीं, क्या माया क्लेम कर सकती है? कैसे? अगर तो माया इंटरेस्टेड पर्सन है तो फिर क्लेम कर सकती है, वरना क्लेम नहीं कर सकती। वैसे बजाहिर इसमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है जिससे पता चले कि माया इंटरेस्टेड पर्सन है। डिस्कनेक्शन किसका? उसका मीटर डिस्कनेक्शन, अपना नहीं, हमसाये का मीटर डिस्कनेक्टेड। तो आप ये लिखेंगे, पहले यही लिखेंगे कि माया कैन, इफ करके, कि माया पहले ये कंडीशन, माया कैन नॉट रिकवर द अमाउंट एज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है। और अगर यहाँ इफ या 2 हेडिंग बना ले, इफ माया इज इंटरेस्टेड पर्सन, और दूसरी इफ माया इज नॉट इंटरेस्टेड पर्सन। अगर माया इज इंटरेस्टेड पर्सन तो आप कहेंगे हाँ रिकवर करवा सकती है आप, प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। लॉफुल ड्यू हो, वो क्या था? वो 2 कंडीशन क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन हो, लीगल ड्यूटी हो टू पे करना, और दूसरी क्या कंडीशन थी? इंटरेस्टेड पार्टी ने पेमेंट, वो तो हमने इफ कंडीशन में बता ही दिया है। और अगर माया, दूसरा फिर इफ क्या डिस्कस करेंगे, अगर माया इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है तो फिर वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते। ये पार्ट भी क्लियर हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन इजी था। अब आपको क्या पता चल गया कि आई कैप किस तरह के, किस अल्फाज के साथ, कितनी लेंथ के, कितने मार्क्स के साथ क्वेश्चन पूछता है? कुछ अंदाजा हो रहा है लागे पेपर में? शाबाश। अब इसके अलावा तो क्वेश्चन 8 का कोई नहीं था। हाँ, चैप्टर 9 का था, चैप्टर 8 का कोई क्वेश्चन नहीं था, चैप्टर 9 का था। चैप्टर 9 में चीट शीट भी थी और हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थे। चीट शीट को समझ आई आपको? लास्ट वाले, ए सप्लायर रिफ्यूजेस परफॉर्मेंस नोइंग द बायर्स प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, इज प्रॉफिट रिकवरेबल। ये आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूं, ये आज के लेक्चर से रिलेट करता है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। इनमें जो आई कैप के जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो आई कैप के छोटे छोटे सवाल होते हैं जो हमें ज्यादा पसंद नहीं है, लिखने में पसंद नहीं है, पढ़ लेते हैं हम, ऐसा ही है, पढ़ लेते हैं हम, लेकिन लिखने में हमें पसंद नहीं है। इन सवालों में कोई 1 से 4 तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, क्योंकि 5 तो कंपलसरी डिस्कशन है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। 1 से 4 जो है इसमें किसी क्वेश्चन पार्ट में प्रॉब्लम। कितने स्टूडेंट ने किया, रीड किया इनको? ये आप लोग कर क्या रहे हैं? रीडिंग भी नहीं कर रहे। और टर्म कोई बात नहीं, एक दिन है, आखिरी दिन है। हाँ मंडे को सारी पूरे हफ्ते की कसर निकालूंगा मंडे को फिर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब आप नहीं पूछ रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? इसमें वैसे हाँ जी। चलिए अब ये क्वेश्चन 5 डिस्कस कर लेते हैं। 2 का ए कह रहा है, असमा सिंगर एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर द मैनेजर ऑफ ए थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 नाइट्स इन एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। एग्रीमेंट क्या हुआ
कि जैसे आपने देखा होगा वो चाय कैफे वगैरह होते हैं ना, उनमें अक्सर वो सिंगर या कोई क्वालिटी जो कवाल वगैरह होते हैं उनको अरेंजमेंट करते हैं वीकेंड पे खास तौर पे, उसमें जो है फिर वो लोग रश बढ़ जाता है, ज़रा थोड़ा एक एक्टिविटी हो जाती है उनके कैफे में। तो कह रहे कोई इसी तरह का सिस्टम है, सिंगर ने एग्रीमेंट किया कि अगले 2 महीने तक हर हफ्ते 2 नाइट्स, ठीक है, हफ्ता इतवार वो आके सिंगिंग करेगी। बाबर एग्रीज टू पे हर ₹100 फॉर ईच परफॉर्मेंस। बाबर ने कहा जी हर परफॉर्मेंस में ₹100 मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे एंड में मिलेंगे, हर परफॉर्मेंस के ₹100 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। मिलेंगे कब वो बात की बात है हर परफॉर्मेंस के अलग अलग। ऑन द 6th नाइट अस्मा विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। इसमें विलफुली सबसे अहम लफ्ज है। विलफुली आपको यह बता रहा है कि कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये लफ्ज क्या बता रहा है आपको कि कोई सुपरवीनिंग इंटेंशनली तोड़ा गया है इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। ठीक है, व्हाट ऑप्शन डू बाबर हैव इन दिस सिचुएशन। बाबर के पास क्या ऑप्शन है? अच्छा, उसने ये नहीं कहा अस्मा के पास क्या ऑप्शन है, अगर वो ये पूछता तो हम दूसरी पार्टी के ऑप्शन बताते। यहां पे उसने क्या पूछा है? बाबर, तो हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है? बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या टाइम एसेंस है या नहीं। देखिए, सिर्फ डेट का मेंशन हो जाना इस बात का सबूत नहीं है कि टाइम एसेंस है। आपको रूल क्या बताया था? स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन में एग्री होता है, स्पेसिफाई होता है। क्या इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया है टाइम? नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, दूसरा क्या बताया था? नेचर। अब आप खुद बताइए, अब आपके ख्याल में नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है? अगर यही वो सिंगिंग 2 घंटे बाद करे, रात का, गवर्नमेंट ने 10 बजे से तक कहा हुआ है भैया रेस्टोरेंट चलेंगे, और वो 8 के बजाय 10 बजे आ जाए या वीकडे में आ जाए, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपके ख्याल में क्या टाइम उसी सेम डेट पे परफॉर्म होना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो इसीलिए आप नीचे लिख देंगे कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स टू दैट टाइम इज एसेंस, या लिख लीजिए इट इज एज्यूम्ड दैट टाइम इज एसेंस। इट इज एज्यूम्ड दैट टाइम इज, जहां कहीं आपको कंफ्यूजन होना वहां पे एज्यूम कर सकते हैं कि टाइम एसेंस है। या तो ये कर, या बोथ ऑप्शन डिस्कस करें। इफ टाइम इज एसेंस तो क्या होगा, इफ टाइम इज नॉट एसेंस तो क्या होगा। तो यहां पे बताइए हम क्या एज्यूम करके चले? टाइम एसेंस है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से भी कोई कंफर्म नहीं हो रहा, अंदाजा हमें लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा, तो बाकी क्या बच जाता है? या तो बोथ ऑप्शन डिस्कस करें, या जो ज्यादा प्रोबेबल ऑप्शन है टाइम इज एसेंस वो डिस्कस कर लें, वो आपकी मर्जी। अच्छा, अब चलते हैं टाइम इज एसेंस क्या एज्यूम करते हो। क्वेश्चन में पहले लिख देंगे इट इज एज्यूम्ड दैट टाइम इज एसेंस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये बात लिख दी। आगे क्या करना है हमने? बाबर के पास क्या ऑप्शन है? नंबर 1 टाइम एसेंस है, डिलीवर नहीं किया टाइम पे, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन। पहली बात ये लिखेंगे। दूसरी बात क्या लिखेंगे? बाबर कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। तीसरी ऑप्शन क्या लिखेंगे? बाबर में कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड में स्टिल क्लेम डैमेजेस। लेकिन इस केस में, कंटिन्यू वाले केस में, अगर उसने डैमेजेस क्लेम करने हैं तो उसे नोटिस भेजना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा इसमें। तो 3 बातें हो गई। कौन कौन सी 3 बातें? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, और फिर बताया हमने अगर वाइड होगा तो क्या होगा, और अगर कंटिन्यू होगा तो क्या होगा। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें टाइम एसेंस ना हो तो क्या होगा? तो फिर आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, वैलिड है, लेकिन बाबर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। 2 क्लियर हुआ? इसमें सबसे अहम चीज क्या थी? टाइम एसेंस है कि नहीं है। और वो क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन ना उसने खुद बताया हुआ था, ना नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्लियर पता चल रहा था। हमने इफ करके दोनों ऑप्शन को डिस्कस कर लिया, या टाइम कम हो तो सिर्फ टाइम इज एसेंस को डिस्कस करेंगे। एग्रीड? और कोई क्वेश्चन? चलिए, वैसे पास्ट पेपर के क्वेश्चन में अमूमी तौर पे वो बता दिया करता है, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं, आपको पता ना, किसी वजह से मैं कहता हूं कि ये मुझे पसंद नहीं है, किसी वजह से। बहरहाल अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
Golden Foods agreed to supply 2500 cans to Riaz grocery stores. According to the agreement, the date of delivery was 31st August 2017. However, on the, अच्छा क्या डेट मेंशन हो गई, कंफर्म हो गया टाइम एसेंस है? नहीं, डेट से कंफर्म नहीं होता। डेट तो हर कॉन्ट्रैक्ट में होती है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं होता। फिर से पता क्या बोला, फिर से बोले। डेट हर कॉन्ट्रैक्ट में होती है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं होता। लिख लें इसको, डेट तो हर कॉन्ट्रैक्ट में होती है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं होता। डेट होना अलग चीज है, टाइम एसेंस होना अलग चीज है। कह रहा है गोल्डन फूड्स एग्री टू सप्लाई 2500 कैंस टू रियाज ग्रोसरी स्टोर्स। According to the agreement, the date of delivery was 30. ठीक है। However, on the due date, GF refused to supply the can. Under the provisions of Contract Act 1872, discuss the rights of RGS in the above situation, assuming that time was the essence of the contract. Underline करें इसे। As ये तो उसने हमारी जिंदगी आसान की कि मुश्किल की? आसान की, वरना हम दोनों इफ करके दोनों बातें लिखनी पड़ती। यहां पे उसने बता दिया भैया एक ही बात लिखो, कौन सी? तो बताइए टाइम एसेंस है। बताइए ये ब्रीच बाय प्रोमिजर है कि बाय प्रोमिजी? ब्रीच क्या है, बाय प्रोमिजर के प्रोमिजी? कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ब्रीच बाय प्रोमिजर है? कितनों का ख्याल है बाय प्रोमिजी है? प्रोमिजर है, बाय प्रोमिज, क्योंकि सप्लाई किसने करनी थी? प्रोमिजर, जीएफ ने रिफ्यूज कर दिया सप्लाई को। अब बताइए जरा क्या होगा? क्या पहला क्या लिखेंगे, पहली लाइन क्या लिखेंगे? शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। केस स्टडी नहीं ना करते आप, और केस स्टडी अगर कभी कर भी लें तो सोल्यूशन के साथ कंपेयर ही नहीं करते। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। भैया बताइए पहली लाइन क्या लिखेंगे? टाइम एसेंस है, ड्यू डेट पे डिलीवरी नहीं की प्रोमिसर ने, क्या लिखेंगे? पहली लाइन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अग्रीव्ड पार्टी नहीं लिखना। और मैं कितनी दफा बताऊं आपको, कितनी दफा बताऊं? 10 दफा लिखे। सवाल की इंफॉर्मेशन को सॉल्यूशन में यूज करना है, पहले सफे पे 10 दफा लिखे, सारे लिखे, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन में ये तो लाजमी लिखना है ना। क्या मार्क्स कम है, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा हो जाएगा। मार्क्स कम है ना, 3 पॉइंट तुम्हारे वैसे ही पूरे लिख लें। ये जो मैंने लेकिन अहम चीज पहले लिखे, क्या? सवाल की इंफॉर्मेशन को जवाब में लिखना है, सवाल की इंफॉर्मेशन को जवाब में लिखना है, सवाल की इंफॉर्मेशन को जवाब में लिखना है। लिखे बहन, लिखे सवाल के। मैंने कितनी दफा बोला भला? नहीं, मैं कुछ 10 दफा ये बात बताई होगी और फिर नहीं आप बता रहे मुझे, तो आप भी 3 दफा लिखेंगे। लिखें, शाबाश, लिखें। सजा ऐसी होती है, सजा मर्जी। आज ऐसे छोड़ दूं, चले 5 दफा कर ले, 5 दफा कर। सवाल की इंफॉर्मेशन को जवाब में लिखना, पहले सफे पे लिखना, एक दफा पहले सफे पे लिख दे, बाकी दूसरे इधर उधर लिख दो। सवाल की इंफॉर्मेशन को लाजमी लिखना, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत। सवाल की इंफॉर्मेशन को जवाब में लिखना है। हाइब्रिड क्लास के आप लोग भी करें हाइब्रिड क्लास। ये कौन क्यों नहीं कर रहे? हमारे टीम मेंबर्स देखे, जो नहीं कर रहा मुझे बताएं, उसके सर पे खड़े हो जाए जो नहीं लिख रहा, मुझे पता चले कौन है वो। सवाल की इंफॉर्मेशन को जवाब में लिखना है। लिखे नाम, पता, क्या डेट है। हाँ जी, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, हाँ जी, आरजीएस। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इफ आरजीएस कंटिन्यूज, if RGS rescinds the contract,
इट में कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम गोल्डन फूड्स, जीएफ एब्रीविएशन लिखे है उसने, क्वेश्चन में एब्रीविएशन लिखी है ना, आप सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं। और अगर कंटिन्यू करे स्टिल क्लेम डैमेज प्रोवाइडेड ही गिव्स नोटिस एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। भैया बात समझ आ गई? नेक्स्ट बी, व्हाट वुड बी योर आंसर to A above if GF supplied the cans on 12th December and RGS accepted the performance but suffered a loss on account of delayed supply। कह रहे अज्यूम करें कि 12 तारीख को सप्लाई अगर उसने एक्सेप्ट कर ली लेकिन लॉस हुआ तो क्या करें? क्या लॉस को क्लेम कर सकते हैं? डैमेज, जो नुकसान हुआ डैमेजेस के तौर पे क्लेम हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रोवाइडेड नोटिस इज गिवन एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस के बाद नोटिस दिया वो किसी काम का नहीं होता। ये क्वेश्चन 5 समझ आया? ये बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें टाइम एसेंस है और ये बाय ब्रीच बाय प्रोमिजर था। क्या ब्रीच बाय प्रोमिस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई क्वेश्चन इसमें? कोई नहीं। चलिए, चीट शीट भी होगी हमारा इसका पासवर्ड का क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस सेट था उसमें से क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर डन। अब वापिस अपने आज के नए टॉपिक की तरफ चलें। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मुझे ये बताइए कि प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया, कोई पॉइंट तो पूछ लीजिए। टेंडर ऑफ मनी इज रिफ्यूज। टेंडर ऑफ मनी रिफ्यूज का मतलब है कि एक पर्सन ने दूसरे को पैसे दिए, ये है टेंडर ऑफ मनी, और दूसरे पर्सन ने उसे लेने से इनकार कर दिया तो वो क्या होगा? टेंडर ऑफ मनी इज रिफ्यूज। लेकिन हाँ, वो लायबल, वो अमाउंट दोबारा पे करने के लिए लायबल है अभी भी, यानी उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं। देखिए, टेंडर ऑफ गुड्स में लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन टेंडर ऑफ मनी में लायबिलिटी डिस्चार्ज स्टिल लायबल है अमाउंट पे करने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करनी। क्यों नहीं इंटरेस्ट पे करनी? क्योंकि डिले उसकी वजह से नहीं है, पेइंग पार्टी की वजह से डिले नहीं है, वो तो रिसीविंग पार्टी नहीं। अगर उसने रिफ्यूज कर दिया पैसे लेने से तो क्या म्यूचुअल कंसेंट हुई? नहीं हुई भाई। पहली पार्टी तो उसे पैसे दे रही है, पहली पार्टी तो उसको पैसे दे रही है, वो उसने रिफ्यूज कर दिया इनकार से, पैसे लेने से। कुछ बात क्लियर हुई? और दोबारा बता दो क्या? यही कौन सी वाली बात भला? कंसेप्ट, कंसेप्ट बताएं, कंसेप्ट का टाइटल तो बताएं, मुझे पता चले कौन सा कंसेप्ट। टेंडर ऑफ मनी इज रिफ्यूज। टेंडर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट करना। हमारे लॉ में टेंडर का लफ्ज दो जगह, दो कंटेक्स्ट में यूज होता है। एक टेंडर अखबार में इश्तिहार देना, ठीक है, वो हमने पढ़ा था ऑफर वाले चैप्टर में कि जो टेंडर है वो इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। एक टेंडर का मतलब होता है, वो टेंडर था नाउन के तौर पे, यहाँ पे टेंडर है वर्ब के तौर पे। टेंडर ऑफ मनी मतलब टेंडर मींस प्रेजेंट करना किसी को, कि किसी सामने कोई पेमेंट प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने को कहते हैं टेंडर, पेश करना। शाबाश। तो टेंडर ऑफ मनी का मतलब क्या है? पैसे पेश करना। ये लीजिए सर, ये पैसे हैं। टेंडर ऑफ गुड का केस ये है कि अगर एक पर्सन ने टेंडर ऑफ गुड प्रेजेंट किया, गुड्स को प्रेजेंट किया दूसरे पर्सन के पास से, उसने रिफ्यूज कर दिया, तो प्रॉमिसर की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, उसने दोबारा गुड्स को प्रेजेंट नहीं करना। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या हुआ? कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया, और वो तीसरा इफेक्ट क्या हुआ? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये है टेंडर ऑफ गुड। लेकिन टेंडर ऑफ मनी में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। टेंडर ऑफ मनी में लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती, पार्टी स्टिल लायबल है अमाउंट पे करने के लिए। हाँ, डिले की वजह से अब इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। कुछ बात समझ आई? ओके। कुछ एक दोस्त था कोई, उसने दूसरे दोस्त से कोई लाख रुपया उधार लिया हुआ था 3 महीने के लिए।
3 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, 12 महीने गुजरे, साल, 2 साल, उससे उधार मांगे, उधार ना दे उसको। एक दिन दोनों का प्रोग्राम बना, उनका चलो ऐसा करते हैं, जरा कराची जाते हैं सैर करने के लिए, पंजाब से निकलते हैं कराची जाते हैं, दोनों बस में बैठे कराची जा रहे हैं। अब वो दोस्त उससे पूछ रहा, साथ बैठे हुए थे, वक्त भी गुजारना था, कहने लगा भाई वो तूने उधार लिया हुआ था यार, वो साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, तीसरा शुरू हो रहा है, उधार का दे दूंगा उधार, इतनी भी क्या जल्दी यार, मेरे पे बेतबारी आके दे दूंगा पैसे, 1 लाख रुपए ही तो है, दे दूंगा, जब कहोगे दे दूंगा, बस ये थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैंने कहा ठीक है। अब गाड़ी जा रही है, रास्ते में आया कच्चे का इलाका, उधर कुछ लोग मौजूद थे, हाँ जी, उनके हाथों में बंदूकें थी। अब ड्राइवर ने जैसे ही देखा, उन्होंने बंदूक तानी, गोली मार देंगे, बस रोक लो। ड्राइवर ने बस फौरी तौर पे रोक ली। अब वो डाकू आ रहे हैं, गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, गाड़ी में एंटर होने के लिए। दोस्त एकदम जो था ना, जिसने उधार देने थे, उसके जहन में कोई बात आई, उसने हाथ डाला, जेब से 1 लाख रुपया निकाला। उसने कहा ये लो भाई, ये उधार, इसी 1 लाख रुपए की बात कर रहे थे, ये लो 1 लाख रुपया तुम्हारा वापस। हाँ, एक दे तो। ये है टेंडर ऑफ मनी। ये क्या किया? टेंडर ऑफ मनी। मुझे बताइए, क्या जिसने उधार दिया था अभी वसूल करेगा? नहीं करेगा, उसने भी। तो क्या क्या? टेंडर ऑफ मनी इज रिफ्यूज्ड। जब उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, ठीक है, उसके बाद सारी वारदात हो गई और ये वापस खाली हाथ आगे भागे, जाके थोड़ी रहे थे, वापस आ गए। अब पहले वाले दोस्त ने कहा पैसे, दूसरे वाला कहने लगा पैसे कैसे, मैंने उस वक्त बस में तुम्हें कहा था ना ले लो, तो तुमने नहीं लिए अपनी मर्जी से, अब मैं तुम्हारा कोई पैसे देने का देनदार नहीं हूं। मुझे बताइए, क्या प्रॉमिसर लायबल है पेमेंट के लिए? बेबे, यही ला कहता है। ला कहता है अब की बार जो पिछले 2 साल का डिले हुआ ना, उसका अगर इंटरेस्ट लेना है तो वो ले लो, लेकिन अब जो डिले होगा इसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे अभी भी मिले। अगर कोई पार्टी टेंडर ऑफ, अमूमी तौर पे पैसों को इनकार कोई नहीं करता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन ऐसी हो सकती है ना, जैसे बताए हाँ चोर आ जाए, टेंडर ऑफ मनी जो है उसको रिफ्यूज कर दिया, तो क्या वो पार्टी लायबल टू पे है? इसी केस को सामने रखते हुए लॉ ने कहा कि प्रॉमिसर अभी भी अमाउंट पे करने के लिए लायबल होगा। डन जी? ओके, चलिए और कोई क्वेश्चन? अब तो समझ आ गई। चलिए अब काइंड ऑफ डैमेजेस की तरफ चलें। कल के लेक्चर में हमने ये तो पढ़ा था कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या होगा। देखिए, कंसेप्ट से कंसेप्ट जुड़ा होता है। पहले हमने ये पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस के असूल क्या है, फिर एंड पे हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कब होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। पहले पढ़ा परफॉर्मेंस कैसे होगी, फिर पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा, डिस्चार्ज। फिर उसमें यह पढ़ा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ ब्रीच की वजह से, तो उसमें पार्टीज को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे जिसका कसूर है। तो डैमेजेस के क्या असूल है वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 6 में पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कैसे होगी, 7 में कुछ मजीद परफॉर्मेंस के रूल पढ़े, और 7 के एंड में हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म किन तरीकों से हो सकता है। उसमें से एक तरीका ऐसा था कि जिसमें जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो पार्टी का कसूर होता है। वो कौन सा तरीका था? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा था? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब चैप्टर 7 के एंड में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, और चैप्टर 9 में अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उस ब्रीच की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो पढ़ रहे हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस में हमने जो कॉन्सिक्वेंसेस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में पढ़े, वो एक पढ़ा ये कि कॉन्ट्रैक्ट कब वाइडेबल होगा कब नहीं होगा, और दूसरा पढ़ा ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होता है तो क्या राइट है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड होता है तो क्या राइट्स। अब हम उनमें से एक राइट था जो मेरा ख्याल है कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो, ये कॉन्सिक्वेंस है। बेनिफिट्स रिस्टोर करें, ये भी कॉन्सिक्वेंस है। डैमेजेस पे करें, ये भी कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन आपके ख्याल में सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? आपका डैमेजेस। अब वो आपको बता रहा है डैमेजेस की कितनी किस्में होती हैं। डैमेजेस की 3 किस्में होती हैं।
डैमेजेस किसको कहते हैं? हर जाना। हर जाना, हर जाने का एक असूल है, हर जाने का एक असूल है, नुकसान होगा तो हर जाना मिलेगा, नुकसान नहीं हुआ तो हर जाना नहीं मिलेगा। पहला असूल। भाई ये असूल पसंद आया कि नहीं, कि नुकसान होगा? मैंने इनका निशाना लेके गोली चलाई, हाँ ये 10 सर साइड में कर लिया, गोली नहीं लगी इनको। क्या मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा होगा? नहीं। कत्ल की प्लानिंग का मुकदमा तो हो सकता है, इक़दाम में कत्ल का मुकदमा तो कत्ल का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको नुकसान हुआ है, कत्ल हुआ ही नहीं। तो उसी तरह याद रखिए, अगर कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो नॉर्मली दूसरी पार्टी को नुकसान होता है नॉर्मली, लेकिन कभी कभार नहीं भी होता। अगर नुकसान नहीं हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नुकसान नहीं हुआ, क्या डैमेजेस पे होंगे? वो नहीं होंगे। ये तो वही बात होगी जैसे फ्रॉड वाली थी। फ्रॉड के एसेंशियल में आपको याद है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ, नो लॉस। तो पहला असूल हर जाने का, पहला असूल क्या है? नुकसान होगा तो हर जाना होगा। दूसरा असूल, जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा का हर जाना नहीं होगा, नुकसान तक का होगा। हर जाना कितना? पहला हर जाना कब होगा, कब नहीं? डैमेजेस कब पे होंगे, कब नहीं होंगे? लॉस होगा, डैमेजेस पे होंगे, वरना नहीं होंगे। दूसरा असूल क्या है? कितना होगा? जितना नुकसान हुआ है उस हद तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा असूल है कि नहीं? अब आप परेशान हो रहे होंगे, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि जितना नुकसान होगा उतना हर जाना होगा? ये भी कह सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। मैंने क्या बोला? जितना नुकसान होगा उस हद तक हर जाना होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बताएं, ये असूल भी समझ आया? भाई तीसरा उस हद तक क्यों कहा? से कम भी हो सकता है। ठीक है। अगर फर्ज कीजिए इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस क्या, इमेजिन कीजिए आप दुकान की इंश्योरेंस करवाई, उसमें 10 लाख का सामान पड़ा है, आग लग गई, 4 लाख के सामान को आग लगी थी, पता चल गया था। हम भागम भाग करके बाकी का 6 लाख बचा सकते थे। हमने कहा क्या बचाने की जरूरत है, सारे इंश्योरेंस वाले सारे पैसे दे देंगे, हम आराम से चाय पीते हैं। हम चाय पीते रहे, 10 लाख का सामान जल गया। बताइए इंश्योरेंस वाले कानूनी तौर पे कितनी अमाउंट हमें पे करेंगे? करनी कितनी चाहिए? 4 लाख। क्यों 4 लाख वाला? बाकी उसकी वजह से नहीं या हालात की वजह से नहीं, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हुआ है। तो इसीलिए नुकसान कितना हुआ असल में? 10 लाख का। लेकिन नुकसान 10 लाख तक तो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तक क्यों बोला? क्योंकि बाजू का तो उससे कम भी होता है। एग्जाम्पल आपके सामने। ये 3 असूल समझ आए? नुकसान होगा, लॉस होगा, डैमेजेस होगा। किस हद तक होगा? अप टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। इक्वल टू लॉस नहीं बोला, अप टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। ठीक है। और ये क्यों बोला अप टू द एक्सटेंट? ताकि अगर कोई पार्टी रीजनेबल एक्शन लेके नुकसान को कम कर सकती है तो उसे उस नुकसान को कम करना चाहिए। बात समझ आई जी? नहीं समझ आई? आगे चलिए, आगे चलिए। ये तो मैंने असूल बताए, असूल। अब है डैमेजेस की। डैमेजेस की 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? डैमेजेस की 3 टाइप्स हैं। एक है ऑर्डिनरी डैमेजेस, एक है स्पेशल डैमेजेस, एक है इनडायरेक्ट या रिमोट डैमेजेस। डैमेजेस की कितनी? डैमेजेस का मतलब क्या होता है? वे नुकसान, हर जाना। हर जाने की कितनी टाइप्स हैं? 3। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस। फिर से बोले, डैमेजेस की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, रिमोट डैमेजेस। अब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं? ऐसे डैमेजेस जो कि नेचुरली का मतलब ये नहीं है कि कोई आंधी तूफान की वजह से लॉस होगा। नेचुरली नहीं, नॉर्मली समझे। नेचुरली किस सेंस हुआ? जो नॉर्मली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज हुए हैं। ऐसे डैमेजेस, ऐसा नुकसान जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो डायरेक्ट नुकसान हुआ है, जो नेचुरल लॉस हुआ है। नेचुरल लॉस का मतलब जो डायरेक्ट उसी की वजह से हुआ हो, जो डायरेक्ट उसी की वजह से,
उसे बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज कौन सा डैमेज है? ऐसा नुकसान जो कि डायरेक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ हो। ठीक है जी, उसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एग्रीमेंट किया एक पार्टी के साथ कि भाई आप हमें, ये फर्ज कीजिए कि आप की शॉप है, आपको चिकन की जरूरत पड़ती है। आपने एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया, भाई ऐसा करो कि नेक्स्ट मंडे को आपने हमें 100 किलो चिकन सप्लाई करना है 500 के रेट पे। नेक्स्ट मंडे को चिकन का रेट बढ़ के 600 हो गया। उस पार्टी सप्लायर ने कहा सर अब ये मेरे लिए कमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया है, अब मैं 500 के रेट पे आपको ये चीजें नहीं सेल कर सकता, 600 दें तो फिर मैं सप्लाई करता हूं। बताइए क्या आप अब आपने कहा अच्छा, अब आपको नहीं उधर देखा मार्केट में आपको फिर जो चीजें, हालांकि आपने एग्रीमेंट 500 के हिसाब से किया था, मार्केट से आपको 600 रुपए में वो चिकन खरीदना पड़ा। क्यों? क्योंकि सप्लायर ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? उसने बोला ये मेरे लिए कमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया है। सवाल ये है, क्या ये जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ी, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पे करना पड़ी कि किसी और वजह से? क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है? क्या डायरेक्ट रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन कौन सी? एक ही रीजन है इस नुकसान के पीछे हमारे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए से कहते हैं ये उस ब्रीच का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। ये जो हमें नुकसान हुआ है ये ब्रीच का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, उसी की वजह से हुआ, उसी की वजह से। तो ये कहलाता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो बताइए आपको नुकसान कितना हुआ भला? 100 रुपए 1 केजी पे हुआ। 100 रुपए कैसे कैलकुलेट किया? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ये 100 रुपए कैसे कैलकुलेट किया? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 500 का एग्री किया था, नहीं सप्लाई किया, हमें 600 का खरीदना पड़ा। 1 किलो पे कितना नुकसान हुआ? 100 रुपए का। 500 किलो का ऑर्डर था, टोटल नुकसान कितना हुआ? 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 50,000। तो आपके डैमेजेस कितने बने? ऑर्डिनरी डैमेजेस 50। ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं या कोई और है? तो ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से होते हैं? जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरी पार्टी को जितना डायरेक्ट नुकसान हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरी पार्टी को जितना डायरेक्ट नुकसान हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जितना नुकसान उस कॉन्ट्रैक्ट पे पार्टी को हुआ, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। वो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक भाई, बात समझ आई कि नहीं? ये अमूमी तौर पर पता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। यह है ऑर्डिनरी डैमेज। कॉन्ट्रैक्ट ए की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ए पे जितना नुकसान हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ए की ब्रीच की वजह से किसी पार्टी को जितना नुकसान हुआ, उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का असूल याद रखें, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है चाहे नहीं लिखा, ऑर्डिनरी डैमेजेस हमेशा पे होंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में इसका जिक्र ना भी हो। क्यों पे होंगे? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। एग्रीड? इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर क्या हो? ब्रीच ऑफ। फिलहाल ये एग्जांपल थोड़ी सी एडवांस है, ये जब क्वेश्चन सामने आएंगे मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इजी रखते हैं कंसेप्ट को। ज्यादातर आई कैप टेस्टिंग भी इसी कंसेप्ट की करता है जो भी समझा रहा हूं। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो बायर एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करे उस चीज को हासिल करने के लिए, वो ऑर्डिनरी डैमेज होगी। जैसे मैंने एक पार्टी के साथ कहा, एग्रीमेंट किया, भैया ऐसा है कि मुझे ग्री का एसी मुझे भिजवा दो। उसने कहा ठीक है सर, हफ्ते बाद पहुंच जाएगा। एग्रीमेंट हुआ था 1 लाख का, हफ्ते बाद पता चला कीमत बढ़ गई 1,20,000 हो गई है। उस पार्टी ने कहा सर मैं डिलीवर नहीं कर सकता। अब मैं कितने डैमेजेस पे कर सकता, वसूल कर सकता हूं? 20,000, जो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की।
डिफरेंस में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी डैमेज में डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ये होता है। यानी मिलना था 1 लाख का, मिला कितने का? 1,20,000 का, तो असल में मेरा नुकसान कितना हुआ? 20,000। ये क्या है? ऑर्डिनरी डैमेज। समझ आए? क्या किसी ने आपसे कहा था ये चीज आपको बेचेगा, उसने नहीं बेची, तो अब मार्केट से वो चीज जितने की मिलेगी, अगर आपको ज्यादा पैसे इनकर करने पड़े हैं तो वो डिफरेंस क्या होगा? ऑर्डिनरी डैमेज। कंसेप्ट समझ आया ऑर्डिनरी डैमेज का? कम मिला तो फिर कोई डैमेजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लॉस ना हो तो डैमेजेस भी नहीं होंगे। ये बताया था भाई। बात समझ आई? ऑर्डिनरी डैमेज समझ आए? क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा सेल परचेज के होते हैं, तो आपको यही एग्जांपल मिलेगी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है सेल परचेज की। अच्छा, अगर सप्लायर प्रॉफिट वाली भी मेरा दिल कर रहा है, मैं बता देता हूं आपको। समझ आ जाए तो ठीक है, ना समझ आए तो परेशान नहीं होना। समझे? ये बस बोनस के तौर पे बताइए। एसी वाला 1 लाख का एसी लेके आया, उसको पड़ा वो बनाता है एसी 90,000 का खरीदता है और बेचता है 1 लाख का है। सेलर को कितना प्रॉफिट होता है? 10,000 का। वो एसी मेरे पास लेके आया, अब की बार मैंने रिफ्यूज कर दिया। अब कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसर हो, लाजमी तो नहीं, बाय प्रॉमिसी भी हो सकती है। बाय प्रॉमिसी मैंने कहा नहीं लेना, एसी नहीं चाहिए, चले जाओ। उसने कहा अच्छा। अब मुझे बताइए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? सोच के बताना है, क्या सेलर को कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ नुकसान। एक और लतीफा सुन ले, आज तो याद ही आ रहे थे, रिलैक्स। सेठ साहब बड़े परेशान, कुछ सेठों की महफिल थी, उसमें एक सेठ साहब बड़े परेशान। दूसरे सेठ साहब ने कहा इसके पीछे जरूर कोई ट्रेड सीक्रेट होगा, जरा गपशप लगाते हैं। उन्होंने कहा सेठ साहब बताइए आप परेशान क्यों हैं? कहा क्या बताऊं, मेरी जो हांगकांग वाली शिपमेंट थी ना, उस पर मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया। अच्छा, इस लतीफे के अंदर ना एक फाइनेंस का सबक भी छुपा है। अगर आपने पिक कर लिया, वो सबक नहीं बताऊंगा आपको, पिक कर लिया तो बिजनेस का एक असूल समझ आ जाएगा, नहीं तो लतीफा तो है ही है। सेठ साहब परेशान। दूसरे सेठ साहब ने पूछा सेठ साहब परेशान नजर आ रहे, क्या बात है? कहने लगे हांगकांग की मेरी शिपमेंट थी, उसमें मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया। दूसरा कहने लगा सर सेठ साहब हम भी इसी मार्केट में रहते हैं, खबरें हम तक भी पहुंचती है, हमें पता चला उस पर आपको 50 लाख का मुनाफा हुआ है। सेठ साहब कहते हैं हाँ हुआ तो मुनाफा ही है, लेकिन मेरा ख्याल था 60 लाख का मुनाफा होगा, मुझे मुनाफा 50 लाख का हुआ है, तो इसलिए 10 लाख क्या है? नुकसान। ये अकाउंटिंग कभी नहीं आपको बताएगी ये नुकसान है। जब तक अकाउंटिंग के सबक को दोहराते रहेंगे ना, आप ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि ये 10 लाख नुकसान है। नहीं मानते ना। लेकिन जब फाइनेंस सीखेंगे ना, तो फाइनेंस में आपको यह बताया जाएगा कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी हो और वो लॉस्ट हो जाए, आई नहीं है, आनी थी लॉस्ट हो जाए, वो भी नुकसान है, वो भी नुकसान है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट होना था और नहीं हुआ, वो भी नुकसान है। लॉ कहता है नुकसान है, फाइनेंस कहती है नुकसान है, अकाउंटिंग कहती है नुकसान नहीं है। और चूंकि आप दिन रात अकाउंटिंग ही करते रहते हैं ना, तो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको कि ये जो 10 लाख है ना, 50 और 60 ये नुकसान है। लेकिन इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। लिख ले, इधर लिख ले लॉस ऑफ प्रॉफिट, और आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर सेलर। ठीक है जी? यानी ऑर्डिनरी डैमेजेस बायर के लिए भी लॉ ने हमें बता दिए असूल, सेलर के लिए भी बता दिए। आगे चले भाई, आगे चलो। ऑर्डिनरी डैमेज आगे, स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या है? स्पेशल डैमेजेस क्या है भाई? मुझे ये बताएं, फर्ज करें ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और मेरी इनके साथ लड़ाई हो गई, मैंने इनको एक लगाई जोर से, इनको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? ये जिसको मुक्का लगाया मैंने, उसको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हुई तकलीफ। बताइए, साथ इसका भाई बैठा देख रहा है, कह नहीं सकता उस्ताद है ना, क्या उसको भी तकलीफ हुई होगी कि नहीं?
पक्की बात है, एग्री करते हैं कि हिट एक को पड़ी है और नुकसान दूसरे को भी हो मुमकिन है कि नहीं, मुतासिर दूसरा भी हो मुमकिन है कि नहीं है। इसी कंसेप्ट को ला ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेज क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट पे ब्रीच हुई, उसी कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान हुआ वो ऑर्डिनरी डैमेज है। कॉन्ट्रैक्ट 1 पे ब्रीच हुई, कॉन्ट्रैक्ट 1 पे जो नुकसान हुआ वो ऑर्डिनरी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच हुई, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट 2 पे नुकसान हुआ। बस हम पिक करें कंसेप्ट को, कॉन्ट्रैक्ट 1 पे ब्रीच हुई और कॉन्ट्रैक्ट 2 पे भी नुकसान हुआ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट 2 का नुकसान है ये है स्पेशल डैमेज। ये क्या है? स्पेशल डैमेज। कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट 1 पे नुकसान हुआ, ये क्या है? ऑर्डिनरी डैमेज। कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट 2 पे नुकसान हुआ, ये क्या है? स्पेशल डैमेजेस। नहीं समझ आई? नहीं आई? कहे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सुनिए एग्जांपल, सुनिए एग्जांपल। नॉर्मल सी एग्जांपल दे दूं कि आई कैप की केस स्टडी की एग्जांपल सामने रखूं? चले सुने। एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा, ए कॉन्ट्रैक्टर मेरा प्लाजा बिल्ड कर दे। कब तक बिल्ड कर दूं? 31 दिसंबर 2025 तक बिल्ड कर दो, क्योंकि 1 जनवरी 2026 को जो है मैंने उसे क्या बताया, 31 दिसंबर 2025 तक बिल्ड कर लो। उसने कहा सर मसला ही कोई नहीं। मैं कहा भाई 31 दिसंबर तक बिल्ड कर देना। उसने कहा सर बिल्ड हो जाएगा। एग्रीमेंट हो गया, पैसे दे दिए, बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब इधर से एक तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट ये है मेरा बिल्डिंग का, एक तरफ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने किया हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा किया हुआ है? एक दूसरी पार्टी के साथ मैंने कहा है कि भाई 31 नंबर को बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, 1 जनवरी को मेरे से चाबी ले लेना और ये बिल्डिंग रेंट पे प्लाजा तुम ले लो। 10 लाख रुपया पर मंथ रेंट एग्री हो गया। अब मैंने 2 एग्रीमेंट किए हैं। एक एग्रीमेंट क्या किया है? बिल्डिंग का। और दूसरा एग्रीमेंट कौन सा किया है? जो कि डिपेंडेंट है। दूसरे वाला एग्रीमेंट डिपेंडेंट है पहले वाले में। डन। हुआ क्या, 20 तारीख को, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट करने लगा। एक ही एग्जांपल में ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेजेस दोनों डाल रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों भी आ सकते हैं। हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ आसान क्वेश्चन हो तो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज हो या सिर्फ स्पेशल हो, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स करे आई कैप तो एक में दोनों भी डाल सकता है। 20 दिसंबर तक मैंने देखा बिल्डिंग आधी बनी थी आधी बनी नहीं। और मैंने कहा भाई 31 दिसंबर तक तेरे को बोला हुआ है तो हालात। उसने कहा सर फिक्र ही ना करें, अभी तो 31 दिसंबर में 10-11 दिन है। मैंने कहा ठीक है भाई 31 नंबर को ही आऊंगा। ठेकेदार ने क्या किया कि 10-11 दिन में दबा के तेज तेज 2 नंबरी करके हल्की हल्की इंटरें लगा, जल्दी जल्दी करके सारी बिल्डिंग कंप्लीट कर दी 31 नंबर को। 31 नंबर को क्या किया? बिल्डिंग कंप्लीट करके उसने कहा ये ले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का असूल। अब यहां से हटके ना केस को यहां पे रख के एक पॉइंट बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का असूल है कि अगर आपने किसी को कोई काम करवाया, उसने काम ठीक नहीं किया, तो उसको ठीक करने के जो पैसे लगेंगे ना वो वही बंदा देगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का असूल क्या है? काम ठीक कर, उसे क्या पेंट करने वाले से कहा घर पेंट कर दो, उसने 10 कमरे पेंट कर दिया सही, 11वां कमरा सही पेंट नहीं किया। 11वां कमरा हमने दूसरे पेंटर से दोबारा करवाया, तो दूसरे पेंटर को जो पैसे देंगे वो पहले से। ये कॉन्ट्रैक्ट का आपको लगता है ये सही असूल है क्या गलत है? सही है, ताकि वो बंदा ठीक काम करे। उस ठेकेदार ने जो दूसरी बिल्डिंग थी जल्दी जल्दी की, 31 नंबर को उसने कहा सर ये लीजिए मैं जा रहा हूं। वो जैसे ही वो गया 2 घंटे बाद बिल्डिंग डन, नीचे सेकंड फ्लोर। अब हमने दूसरे ठेकेदार को बुलाया, उसने कहा कितने पैसे लोगे? उसने कहा सर 20 लाख लूंगा, 1 महीना लगेगा, 1 नंबर काम करके दूंगा, 2 नंबर नहीं दूंगा। हमने कहा करो। हमने उसे 20 लाख एक्स्ट्रा दिए, 20 लाख। उसने जनवरी का पूरा महीना लगा के 31 जनवरी तक बिल्डिंग बना दी। अब सिचुएशन सारी समझ आ गई। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि मैं उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार से जिसने काम ठीक नहीं किया कितने पैसे क्लेम कर सकता हूं? मेरा कितना नुकसान हुआ? 20 के 30, 20
एक्स्ट्रा पैसे दिए थे बिल्डिंग वाले को, कितने? 20 लाख। और एक किराएदार के साथ एग्रीमेंट भी किया था 10 लाख पर मंथ का। वो बताया तो नहीं था। अब सवाल ये है, अब इसमें नहीं, पहले पहचाने जो बिल्डिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ वो कौन सा डैमेजेस हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस। और जो इसके ब्रीच होने की वजह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ, स्पेशल डैमेजेस। क्या मुझे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ? लॉस ऑफ रेवेन्यू। वो जो रेवेन्यू आना था वो नहीं आया, तो लॉस ऑफ इनकम भी क्या नुकसान है? और लॉस ऑफ इनकम क्या नुकसान है? ये बात समझ नहीं ना आ रही आपको? हाँ, नहीं समझ आ रही तो कॉस्ट काउंटिंग का इंतजार करें, यही कंसेप्ट जिन बन के आएगा। अभी जो बिगी बिल्ली बना के आपके सामने रखना ना कंसेप्ट, ये जिन बन के भी आएगा कंसेप्ट, अगर अभी ना समझा तो। किस सब्जेक्ट में आएगा? कॉस्ट काउंटिंग में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से आएगा। ठीक है भाई, फिर से देख, यहां पे मुझे 2 नुकसान हुए, एक नहीं हुआ। एक नुकसान हुआ है बिल्डिंग दोबारा बनानी पड़ी, और एक नुकसान हुआ है जो रेंट नहीं मिलेगा, रेंट सैक्रिफाइस किया, रेंट लॉस हुआ। क्या आप समझ रहे हैं? ये दोनों नुकसान हैं। एक नुकसान वो जो हाथ से दिया 20 लाख, एक वो जो आने थे नहीं आए। पहले वाले को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस। जिस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई उसके ऊपर जो नुकसान हुआ, ऑर्डिनरी डैमेजेस। और जिसकी ब्रीच हुई दूसरे में नुकसान हुआ, वो क्या है? स्पेशल डैमेजेस। अब सवाल यह है कि क्या मैं ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं? इसका जवाब है यस, क्लेम कर सकते हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, दोनों सूरतों में क्लेम कर सकते हैं। है ना मजे की बात? लेकिन स्पेशल डैमेजेस अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया तो फिर क्लेम कर सकते हैं स्पेशल डैमेज, वरना नहीं। यानी अगर बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए ओरिजिनल ठेकेदार को मैंने पहले से कहा था, ठेकेदार 31 तक कंप्लीट करना, क्योंकि 1 जनवरी को मैंने 10 लाख किराए पे देना इसे। अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले से कम्युनिकेट कर दिया था ना स्पेशल डैमेज को, तो फिर तो क्लेम होगा, वरना क्लेम। फिर से बताएं, ऑर्डिनरी डैमेज क्या समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट 1 पे जो नुकसान हुआ। लीगल डेफिनेशन कुछ हो रहा है, मैं आपको केस स्टडी वाली डेफिनेशन बता रहा हूं, जिससे केस स्टडी ठक 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 होती रहे। कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट 1 पे नुकसान हुआ, ऑर्डिनरी डैमेज। कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट 2 पे नुकसान हुआ, स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम करने का क्या असूल है? चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है चाहे नहीं लिखा, क्लेम होगा। स्पेशल डैमेज का क्या असूल है? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया है तो क्लेम होगा, वरना नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? तो इस केस में अगर तो मैंने वो रेंट वाला एग्रीमेंट ठेकेदार को बताया हुआ था पहले, तो फिर मैं वो 10 लाख भी उससे क्लेम कर सकता हूं। अगर नहीं बताया था, स्पेशल डैमेज का कम्युनिकेट एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट होना जरूरी है। स्पेशल डैमेज का कम्युनिकेट होना जरूरी है। जिन स्टूडेंट्स ने पूरी बात उस्ताद की समझते हैं और लिखते हैं ना, वो इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में पास। तो जिन स्टूडेंट्स ने लिखा है ना कि स्पेशल डैमेज का एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट होना जरूरी है, इंशाल्लाह पास। जिन्होंने इतना लिखा है स्पेशल डैमेज का कम्युनिकेट होना जरूरी है, उनका गड़बड़ है। एट टाइम लिखा है कि नहीं? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने भी लिखा हुआ ना, आपने भी लिखना था, आपने भी लिखना था। और लिखने से चीज जहन में बैठती ही है। इंसान की आपको पता है 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं। हर हिस्से से इंसान सीखता है, आप सिर्फ एक ही हिस्से सीखते हैं। किससे? कानों से। सुन, आंखें बंद करके टेक लगा के, सर मैं सुन रहा हूं, सुन रहा हूं, सर मैं सुन रहा हूं, ऐसे करते हैं ना, जेहन में बिठा रहे होते हैं, जेहन पता नहीं किधर बैठा होता है आपका। तीसरा कौन सा? भाई ये ऑर्डिनरी और स्पेशल में फर्क समझ आया? लॉस, दोबारा फीस भी दे दे भाई दोबारा। लॉस अब है रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेज। क्या है? रिमोट और, इसके साथ लिख ले शेख चिली का महल, शेख चिली का महल। और मैं तकरीबन श्योर हूं 100 की क्लास में 5 बच्चे होंगे जिनको शेख चिली का महल उर्दू में लिखना आता होगा।
बाकी सब ने SMS की लैंग्वेज SHAIK शेख चिली ऐसे करके। उर्दू लिखनी आती है? हो नहीं सकता उर्दू लिखनी आती हो। किधर है दिखाएं, किधर है शेख चिली का महल? हाँ चेली, चेली क्या किधर लिखा है आपने? शेख चिली का महल ठीक लिखा है? आपको उर्दू लिखनी आती है? शेख चिली का महल, नहीं नहीं ठीक लिखा है, शाबाश। ये क्या लिखा है? शेख चिली का माल, कौन सा माल? महल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए शेख चिली आपने सुना ही होगा उनके बारे में, अजीम शख्सियत उर्दू अदब के। एक दफा उन्हें किसी ने कहा भैया ये अंडों की टोकरी है, बल्कि उनकी वालदा ने कहा जाओ अंडों की टोकरी, अंडे लेके आओ। उन्होंने कहा ठीक है, 1000 रुपया पकड़ा, जितने भी बनते थे, गए मार्केट गए, अंडे 1000 रुपये के लिए टोकरी सर पे रख के वापस आ रहे हैं और सोच रहे हैं ये आज अंडे लेके जा रहा हूं, इन अंडों से चूजे निकलेंगे, चूजे जो है बड़े हो के मुर्गी बनेगी। अब घर भी जा रहे हैं, सोच भी रहे हैं मुर्गियां बनेगी, मुर्गियां मजीद अंडे देंगी, मैं उन अंडों को बेच के पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा, फिर वो मजीद अंडे देंगी, फिर उसके बाद मेरे बहुत से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इतने पैसे इकट्ठे होंगे एक महल बनाऊंगा, महंगा तरीन ऊंचा तरीन पूरे शहर का, 1 करोड़ रुपया कम से कम लगाऊंगा उस महल के ऊपर। और महल के ऊपर जब कोई बाहर जो आएगा, बेल बजाएगा महल की, तो फिर मैं देखने के लिए बाहर जाऊंगा कौन आया है। अभी सोच रहे थे सामने से साइकिल वाला आया, उन्हें नजर नहीं आया। अब साइकिल वाला भी अपने ही माहौल में वो आया, उसने सीधा टक्कर लगा दी, अंडे गिर गए। साइकिल वाले ने क्या किया, आया टक्कर लगा। नेग्लिजेंस हमारे शेख चिली भाई की नहीं थी, साइकिल वाले की थी। साइकिल वाले थी, वो तो अपने रास्ते पे चुप चुपीते जा रहे थे, साइकिल वाले ने आगे टक्कर मार दी, अंडे गिर गए। अब शेख चिली कहने लगा बस अब तुमने डैमेजेस पे करने हैं। क्या करने हैं? उन्होंने कहा ठीक है जी बताइए कितने डैमेजेस। उन्होंने कहा 1 करोड़ 1,000। उन्होंने कहा जी 1 करोड़ 1,000 कैसे बन गए? उन्होंने कहा 1,000 तो अंडों की कीमत है। वो साइकिल वाला कहने लगा मानना अंडों की कीमत है 1,000, मैं देता हूं 1,000। नहीं 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 नहीं, वो जो इन अंडों के पीछे मेरा महल भी था, 1 करोड़ का महल, तुम्हारी टक्कर से मेरा महल भी टुकड़े टुकड़े हो गया, 1 करोड़ उसका भी दो। अब वो एग्रीमेंट जो कभी हुआ ही नहीं, वो एग्रीमेंट जो फ्यूचर में होना था अभी हुआ ही नहीं, क्या उसके भी डैमेजेस क्लेम होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। इस केस में मुझे बताइए क्या शेख चिली के महल के जो टुकड़े टुकड़े हो गया, वो जो महल कभी बना ही नहीं था, क्या उसके भी डैमेजेस पे होने चाहिए? नहीं होने। इसको लॉ कहता है इनडायरेक्ट लॉस या रिमोट लॉस। इसको कभी भी क्लेम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट अभी कभी हुआ ही नहीं, वो तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, हमारी फर्नीचर की दुकान है, सीजन है, हमने एक पार्टी से कहा भैया लकड़ियां हमें सप्लाई कर देना, आजकल सीजन है। ठीक है, उसने ड्यू डेट पे लकड़ी सप्लाई नहीं की, हमने एक पार्टी के साथ आगे एग्रीमेंट किया था उसे इस डेट के ऊपर फर्नीचर बना के दे देंगे। वो पार्टी ड्यू डेट पे आई 30 तारीख को, हमने कहा सर फर्नीचर नहीं बना सके क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो उसने हमें सामान देना था फर्नीचर, उसने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाईजान मैंने तो फर्नीचर लेके जाना है, घर में शादी है, ठीक है, उसके लिए फर्नीचर बनवाया था। अब ऐसा है कि साथ वाले से महंगा फर्नीचर खरीदता हूं और जो एक्स्ट्रा प्राइस होगी वो आप पे कर दीजिएगा। ये कौन से डैमेजेस है? ऑर्डिनरी डैमेज है, ये हमने उसको पे करने हैं ना, बिल्कुल पे कर दिए हमने। अब जो हमारा सप्लायर था, अब क्या हम उससे ये नुकसान भरवा सकते हैं जो एक्स्ट्रा हमें मिला? अच्छा, अब वो सप्लायर आया, हमने कहा भाई ये तो 20,000 वो है जो तुम्हारी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें डायरेक्ट नुकसान हुआ। उसने कहा ठीक है सर मैं मानता हूं, मैंने एग्रीमेंट किया था 30 तारीख को सामान दूंगा, नहीं दे सका, आपको इसकी वजह से नुकसान हुआ, 20,000 ये ले। हमने कहा 20,000 नहीं 20 लाख और भी दो। हमने कहा वो क्या?
हमने कहा भाई तुम्हारे इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम ड्यू डेट पे माल सप्लाई नहीं कर सके, इसकी वजह से हमारी मार्केट में रेपुटेशन खराब हो गई। रेपुटेशन खराब होने की वजह से वो जो कस्टमर अब हमारे पास आने थे उन तक जब खबर पहुंचेगी तो वो हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे। हमारा ख्याल था इस सीजन में इतने कस्टमर आगे मजीद आएंगे, अब हमें लगता है कि इस तुम्हारी ब्रीच की वजह से वो कस्टमर हमसे खरीदने के लिए नहीं आएंगे, हमें उस पर 20 लाख का नुकसान हो गया, वो दो। अब ये 20 लाख का नुकसान क्या है? इनडायरेक्ट, रिमोट, वो उन कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान जो कभी हुए ही नहीं, इसको लॉ कभी भी अलाउ नहीं करता। तो फिर से सुन लीजिए, ऑर्डिनरी डैमेज क्या है? देखिए जो उसकी लॉ की डेफिनेशन है वो आपने रट्टा लगा ही लेनी है, उसको गोली मारे। पहले केस स्टडी वाली डेफिनेशन मुझे बताएं, जिसे केस स्टडी। ऑर्डिनरी डैमेज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ए की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ए में जो नुकसान हुआ, ऑर्डिनरी डैमेज। स्पेशल डैमेज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ए की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बी पे जो नुकसान हुआ, स्पेशल डैमेजेस। और रिमोट डैमेजेस या इनडायरेक्ट लॉसेस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ए की वजह से उन कॉन्ट्रैक्ट्स में नुकसान जो कभी आपने किए ही नहीं, हुए ही नहीं, वो खाबी ख्याली कॉन्ट्रैक्ट है। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? खाबी ख्याली कॉन्ट्रैक्ट है, शेख चिली के महल की तरह। उन पे डैमेजेस नहीं मिलने। असूल क्या है? ऑर्डिनरी डैमेजेस हमेशा मिलेंगे, स्पेशल डैमेजेस अगर कम्युनिकेट किया टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट फिर मिलेंगे, और इनडायरेक्ट डैमेजेस कभी भी नहीं मिलेंगे। ऑर्डिनरी डैमेज हमेशा मिलेंगे, इनडायरेक्ट डैमेजेस कभी भी नहीं मिलेंगे, स्पेशल डैमेजेस कम्युनिकेट किया तो मिलेंगे, नहीं कम्युनिकेट किया तो नहीं मिलेंगे। भी कुछ कुछ बात समझ आई? अब एग्जाम की केस स्टडी में पहचान लेंगे ये ऑर्डिनरी डैमेज है कि स्पेशल है कि इनडायरेक्ट है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या लाजमी है कि एक क्वेश्चन में एक ही डैमेज आए, कि एक क्वेश्चन में दो डैमेजेस भी आईकैप टेस्ट कर सकता है? दो भी कर सकता है। 3 उसने अभी तक किए तो नहीं है, कर सकता है। भाई ये बात समझ आ गई आपको? फिर आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, ये भी छोटा सा है, छोटा सा ही है, 5 मिनट का, 3 मिनट का नहीं है। एक होती है पेनल्टी, एक होती है डैमेजेस, दोनों में फर्क है। डैमेजेस होता है रीजनेबल एस्टिमेट, पेनल्टी होती है अनरीजनेबल अमाउंट। आप जरा खुद मुझे बताइए, अगर मैं पेनल्टी क्या सुने, पेनल्टी या कंपनसेशन, कंपनसेशन, पेनल्टी या कंपनसेशन सुने। एक तरीकाकार तो ये है, प्रैक्टिस में दो फॉलो हो रहे हैं, कि आप एग्रीमेंट करें और उसमें बता दें कि सर ब्रीच हुआ तो ये डैमेजेस, एग्रीमेंट करें। ऑर्डिनरी डैमेजेस तो क्लेम होने ही होने हैं, अगर कोई स्पेशल डैमेज है तो उसका जिक्र कर दें, ओके। लेकिन अमाउंट ना बताएं, क्योंकि अमाउंट बाद में पता चलेगी कि कितना नुकसान हुआ। ऐसा ही है, अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में यह तो जिक्र कर दें कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में नुकसान होगा, लेकिन अमाउंट बाद में कैलकुलेट करेंगे जब नुकसान होगा, क्योंकि पता तभी चलेगा। तो यह तरीकाकार बेहतर है आपके ख्याल में, या यह तरीकाकार बेहतर है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो उसी वक्त लिख दिया जाए कि जिस पार्टी ने ब्रीच किया वो दूसरी को 1 लाख रुपया पे करेगी? कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में पहले वाला तरीकाकार बेहतर है? कितनों के ख्याल में दूसरा वाला बेहतर? पहले वाला बेहतर। क्यों? क्योंकि पहले वाले में जो जिस वक्त नुकसान हुआ उस वक्त जो जितना नुकसान हुआ वो सही अमाउंट है, उसी वक्त कैलकुलेट होगी, सही अमाउंट उसी वो क्लेम हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस में एक चीज और चल रही है कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मेंशन कर दिया जाता है कि जिसने डिफॉल्ट किया उसको 1 लाख रुपया अदा करना पड़ेगा। इसकी रीजन क्या होती है? सुने, इसकी रीजन ये नहीं होती कि, असल रीजन ये नहीं कि डैमेज लेने, असल रीजन ये होती है कि दूसरी पार्टी को पेनल्टी फैक्टर का पता, उसके सर पे तलवार लटक रही हो, वो भूले से भी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच का नाम नहीं लेगी। रीजन ये होती है, तो इसे बोलते हैं पेनल्टी। अगर आप डैमेजेस की अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें तो इसे क्या बोलेंगे? पेनल्टी। आपके ख्याल में डैमेजेस की अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, बाद में डिसाइड हो। कोड भी यही कहती है कि डैमेजेस का जिक्र कर दे, अमाउंट ना लिखे, अमाउंट बाद में डिसाइड होगी, वही बेहतर है।
लेकिन अगर पहले अमाउंट डिसाइड कर ली और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बताइए क्या जितनी अमाउंट डिसाइड होगी वो पे करनी पड़ेगी? लॉ कहते हैं नहीं, लॉ कहता है स्टेटेड अमाउंट, रिटर्न अमाउंट और रीजनेबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर। स्टेटेड, क्योंकि लॉ पेनल्टी को लाइक नहीं करता। लॉ पेनल्टी, पेनल्टी क्या होती है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट पे होगी उस अमाउंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाए 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इसे क्या कहते हैं? पेनल्टी। लॉ पेनल्टी को लाइक नहीं करता लेकिन रोकता भी नहीं है, लिखना चाहे लिख दे। लेकिन असूल क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी मेंशन्ड है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कौन सी अमाउंट पे होगी? लोअर ऑफ रीजनेबल या एक्चुअल पेनल्टी की अमाउंट और रीजनेबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। ये बात समझ आई? आखिरी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, अगर सही जवाब दे दिया आपने तो छुट्टी। इन भाईजान ने मेरे से 1 करोड़ रुपया उधार लिया, बैंक से लिया भाई, बैंक से लिया। हम सूद का कारोबार, मिसाल ही क्यों दे भाई, जो गलत मिसाल है वही क्यों दे। 1 करोड़ रुपया भाई, जो भाई छुट्टी में आज, उन्होंने बैंक से 1 करोड़ रुपया उधार दिया। बैंक ने एग्रीमेंट में क्या लिखा? भैया नॉर्मल रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में चल रहा है वो है 12%, तो आपको हम 12% पे देंगे, लेकिन आपने किस्तें बाकायदगी से देते रहना है। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की बजाय 50% हो जाएगा। ये लिख दिया। अब ये अनरीजनेबली हाई अमाउंट है, क्या ये पेनल्टी है कि नहीं? है, पेनल्टी है। अब बताइए अगर वो पार्टी डिफॉल्ट करे तो उसे इंटरेस्ट 12% के हिसाब से पे करना है कि 50% के हिसाब से? विच एवर इज लोअर। किस हिसाब से पे करेंगे? 12% के हिसाब से। फायदा क्या हुआ यही तो बताना है। कुछ फायदा नहीं है इसलिए पेनल्टी को लिखने की जरूरत नहीं है, यही बताना है। लॉ पेनल्टी को डिसलाइक करता है, बल्कि अगर आप थोड़ा सा मजीद सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा पेनल्टी का लिखना उल्टा नुकसानदेह है, नुकसानदेह है। क्योंकि अगर रीजनेबल ज्यादा चली गई ना स्टेटेड से तो लॉ फिर रीजनेबल नहीं देगा, कहेगा पेनल्टी, क्योंकि एग्री ही हुआ था। असल में ये ना ये थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए टैक्टिक के तौर पे यूज किया जाए पेनल्टी को प्रैक्टिकली। तो बात समझ आए? 3 देखिए, आज सारा कुछ भूल जाए घर जाके, 3 चीजें नहीं भूलनी। क्या? ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, रिमोट डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज कॉन्ट्रैक्ट ए की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ए का नुकसान, स्पेशल डैमेज कॉन्ट्रैक्ट ए की वजह से बी का नुकसान, और रिमोट डैमेज उन कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान जो अभी हुए ही नहीं है। ऑर्डिनरी डैमेज हमेशा क्लेम होगा, स्पेशल डैमेज इफ एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया तो क्लेम होगा वरना नहीं, और रिमोट डैमेज, इनडायरेक्ट डैमेज कभी भी क्लेम नहीं होंगे। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए, और पेनल्टी की अमाउंट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है तो क्या असूल है कि रिटर्न अमाउंट और रीजनेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर। बस ये अगर चीजें आपको समझ आ गई तो सारा लेक्चर समझ आ गया। अब सिर्फ वो रीड करना है आई कैप के क्वेश्चन को, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, और पास पेपर के क्वेश्चन को रिटर्न अटेम्प्ट करना। अभी कर लेंगे ना, क्योंकि आज आपका मॉक शॉक खत्म, टर्म टेस्ट खत्म हो गया है। हाँ जी, तो मंडे को असाइनमेंट करके आइएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।